बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। एक बार फिर हम जो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ मर्ज़ है, उस पर हम बात करेंगे ज़ैबिटीज़। ज़ैबिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 3 करोड़ 80 लाख अफ़राद ज़ैबिटीज़ का शिकार है और इतने ही मरीज़ जिनकी अभी तक तशख़ीस नहीं हो सकी। तशख़ीस क्यों नहीं हो सकी? क्या मुश्किलात हैं तशख़ीस होने में? लोग अद्वियात खाने से क्यों डरते हैं और ख़ास तौर पे इंसुलिन लगाने से क्यों डरते हैं? इंसुलिन की कितनी अहमियत है? इंसुलिन किस तरह लगाई जाती है? इंसुलिन के लगाने का दुरुस्त तरीका क्या है? बहुत सारे लोग आज भी मसल्स पे, बाजू पे लगाते हैं। आज हमारे साथ माहिरीन भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो आपसे आज मैं शेयर करूंगी, वो ये है कि गेट्स फार्मा जो पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी है, उसने इंसुलिन पे काम किया और आज हम खुद कफील हैं इंसुलिन के मामले में। वरना मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो बरामद करती थी और इंसुलिन हमें अगर मैं बात करूं तो अरबों रुपए या अरबों डॉलर की बचत हुई है पाकिस्तान को, क्योंकि गेट्स फार्मा ने जब से इंसुलिन लॉन्च की है। अगर मैं बात करूं मल्टीनेशनल कंपनी की इंसुलिन की और गेट्स फार्मा की इंसुलिन की, तो प्राइस में भी बहुत फ़र्क है और पेशेंट केयर, बहुत ज़्यादा पेशेंट केयर की तरफ तवज्जो है इनकी। और इंसुलिन अगर जब इंसुलिन आज से अगर 1920 की बात करूं तो इंसुलिन नहीं थी और जब किसी मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस होती थी, तो उसके हाथ में एक रुक्का दे दिया जाता था कि आपका की मौत का परवाना जो है आपके हाथ में है। इंसुलिन अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो 18 लाख से ज़ायद अफराद टाइप 1 के हैं और टाइप 2 के बहुत सारे ऐसे मरीज जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। तो दरियाफ्त हुई इंसुलिन 1921 में, 27 जुलाई 1921 में। और उसके बाद अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इससे कबल जो है बरामद ही की जाती थी इंसुलिन और हम अब खुद कफ़ील हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए और हम अरबों डॉलर जो है वो बचा सकते हैं अब इंसुलिन के हवाले से। ना सिर्फ इंसुलिन वाइल में बल्कि पैन में भी दस्तयाब है गेट्स फार्मा की। लगाने का तरीका आज हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, हम उनसे भी सीखेंगे और कुछ इंसुलिन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जो मरीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं। आज हम गलतफ़हमियाँ भी दूर करेंगे कि इंसुलिन कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बल्कि जान बचाने की एक हम उसको कह सकते हैं कि दवा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर अब्दुल बासित साहब, माहिर इमराज़ ज़ैबतुस हैं। बासित साहब के बारे में मैं बता दूँ, मेरे उस्तादों में से हैं और मैंने बहुत कुछ ज़ैबिटीज़ के बारे में जो लिखा या मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई, वो सब उनकी रहनुमाई में काम किया। मैं उनको कंसीडर नहीं करती डॉक्टर, मैं उनको एक इंस्टीट्यूट कंसीडर करती हूँ, क्योंकि उनके पास इतना इल्म है और वो इल्म देने में कभी भी कंजूसी नहीं करते। कोई भी सीखना चाहे, वो फ़ौरन ही सिखाने को तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अ, हमारे साथ गेट्स फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर खुर्रम हुसैन भी मौजूद हैं और हमें खुशी है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आज हम जो इंसुलिन की कामयाबी है, उनसे जानेंगे कि ये इंसुलिन की कामयाबी गेट्स ने कब अचीव की और ये अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए कितनी खुशाइन साबित हुई है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खुर्रम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हाँ, अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। मुझे ये बताएँ कि इंसुलिन की कितनी अहमियत है अगर मैं इंसुलिन की बात करूँ तो? ज़ाहिर है कि पेशेंट के पर्सपेक्टिव से और बीमारी के हवाले से लोग ज़्यादा इस पे डिटेल में डॉक्टर बासित साहब बता सकते हैं। मगर ये बात तो बहरहाल तय है कि इंसुलिन जो है वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है
और अगर जो लोग इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अगर उनको इंसुलिन ना मिले तो उनके पास कोई और तरीका नहीं है कि आपको बचाने का, या उनको बचाने का कोई और तरीका नहीं है। और जो लोग इंसुलिन पे डिपेंडेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से नहीं है, लेकिन बाद में उनको इंसुलिन पे रख दिया, डाला गया है या वो मूव किया गया है, तो उनको इंसुलिन पे इसीलिए मूव किया गया है कि उनको जो अवेलेबल दवा अद्वियात है, टैबलेट्स वगैरह हैं, उनसे उनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो पा रही, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी इंसुलिन जो है वो लास्ट रिज़ॉर्ट है। और लिहाज़ा अगर इंसुलिन उनको नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर है उनकी भी कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हर्ट हो। और अब जो डेटा नया आता जा रहा है, बल्कि काफ़ी पुराना हो गया, वो यही है कि इंसुलिन जितनी जल्दी शुरू कराई जाए बीमारी के दौरान, ख़ास तौर से टाइप 2 में, वो इसके कुछ फ़वाइद होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं और सो ऑन सो फोर्थ, बट ऑब्वियसली वो कब्ज़ा भी उसके बारे में ज़्यादा हाईलाइट कर सके, क्योंकि हम तो इसको यही समझते हैं कि एज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंसुलिन इट इज़ मतलब ये एक बुनियादी हक है मरीज़ के, इसको मिलनी चाहिए। ख़ास तौर से वो मरीज़ जिनके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। ज़रूरी है, सही। अच्छा खुरम साहब मुझे बताएँ इंसुलिन जो आपने जो ये कामयाबी हासिल हुई कि कब आप जो है इसको एक तो आपकी इनकी इस तरफ तवज्जो हुई क्योंकि इसके लिए आपको लेबोरेटरी भी इसी तरह की चाहिए होती है। तो मुझे बताएँ तो इंसुलिन कब आप लोगों ने कामयाबी हासिल की पाकिस्तान में? और वाइल और पैन दोनों में दस्तयाब है इंसुलिन। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ। सो पाकिस्तान में जब इंसुलिन हमने, हमारा डे वन से एक विजन था इस कंपनी का, और वो ये था कि क्योंकि बीमारी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, तो हमारी जो कमिटमेंट है वो ग्लोबल है, दुनिया भर के लिए कहीं भी बीमारी है और हम उसके लिए काम करें। तो जाहिर है डायबिटीज़ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, आज से नहीं है तो 5 साल का डेटा जब आया था उस वक्त से ये बात बता दी गई थी कि बहुत बड़ा मसला है। तो हमने 2007-8 या 9 के अराउंड जो है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आई थिंक अराउंड दैट पॉइंट हमने इंसुलिन का यहाँ पे प्लांट अपना स्टार्ट किया था। और उसके शुरू में ऑब्वियसली जब हमने इसको स्टार्ट किया तो काफ़ी इसके कंसर्न्स आए लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, कि भाई हमें नहीं पता इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा। तो ज़ाहिर है आपको फिर अपनी क्वालिटी को एस्टैब्लिश करना पड़ता बिल्कुल। है। क्वालिटी जो होती है वो प्रोडक्ट बनाने के बाद नहीं आती, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते वक़्त आती है। तो उसके लिए ज़ाहिर है ये ऑर्गेनाइज़ेशन क्योंकि ज़र मुबादला भी मुल्क के लिए कमाती है, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है दवाइयों की, तो हम बहुत सारे ममालिक में पहले से मौजूद थे। तो हमने इंटरनेशनल गाइडलाइंस तो ईएपी गाइडलाइंस को फॉलो किया, और ये इस फैसिलिटी को जब हमने बनाया और जब लेके आए, तो हमने ये इंश्योर किया कि जो क्वालिटी है वो ऐसी हो कि जिसकी वजह से कोई आ, ऐसा ना हो कि मरीज़ को लगाई जाए और फ़ायदा ना हो। और इंसुलिन में ज़ाहिर मसला ये है कि इसका रिज़ल्ट फ़ौरन पता, हमने अगर इस पेशेंट के ऊपर लगाया इंसुलिन स्टार्ट की और अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, तो वो उसकी शुगर नहीं कंट्रोल है, ऐसा ही है। ठीक है, और उसके फिर मसले भी हो जाते। तो लिहाजा अ, इस मेडिसिन के लिए तो ये कह सकते हैं कि ये, अगर इसके अंदर कोई भी मसला होता तो शायद आज हम वहाँ ना होते जहाँ आज हम बैठे हुए हैं, इसकी वजह से। कि ये पेशेंट्स में लगी और लगने की वजह से उनको फ़ायदा भी हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आज तकरीबन कोई 6 से 7 ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पे ये हम एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान के अलावा हम फ़िलीपींस में एक्सपोर्ट करते हैं, वियतनाम में एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम और अफ्रीका की कुछ ममालिक में लेके जा रहे हैं। तो लाज़मी सी बात है वहाँ पे अगर ये, और फ़िलीपींस में तो हम जो है वो मार्केट लीडर नहीं है इस इन्फ्लुएंस के, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पे भी फ़ायदा हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह यही है कि ये इसके अंदर जो भी काम हुआ है, तो उसमें क्वालिटी को इंश्योर किया गया है। क्वालिटी के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपने कहाँ से ली है, उस पे कोई सेफ्टी डेटा है, एफिकेसी डेटा है, उसके जो टेस्ट हुए हैं उसमें जो, जिसको हम कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। इम्प्योरिटीज़ के होने से कई सारे नुकसानात भी हो सकते हैं,
जो नज़र नहीं आते लेकिन एक पीरियड के बाद नज़र आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि डोज रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है। सही। तो इन तमाम चीज़ों को हमने कोशिश की अपनी जितनी जहाँ से हमें जो नॉलेज थी हमारे पास, वो नॉलेज हमने अप्लाई की। जहाँ हमें नहीं पता था तो हमने बाहर से लोगों से सीखा। हमने तकरीबन कोई 100 के करीब अपने लोगों को ट्रेन कराया है बाहर से। बाहर के ममालिक भेजा, डब्ल्यूएचओ की भी हमने जब प्री क्वालिफ़िकेशन ली, तो वहाँ से हमने बेतहाशा इन्फॉर्मेशन ली। बहुत कुछ सीखा वहाँ से और उस सारी नॉलेज को हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। और उसकी वजह से आज माशाल्लाह पाकिस्तान में हमें 10 साल से ऊपर 12 साल तकरीबन हो गए हैं। अनइंटरप्टेड इंसुलिन की सप्लाई है पाकिस्तान में। फिलीपींस में हमने बहुत कम अरसे के अंदर मकबूलियत हासिल कर ली। वहाँ पे हमने 3 से 4 साल के अंदर ही हम मार्केट लीडर बन गए जब हमने लॉन्च। बेहतरीन। तो वियतनाम के अंदर हम हालांकि वहाँ पे लोकल कंपनीज भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मगर वहाँ पे हमारी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। अभी हम रिसेंटली श्रीलंका के अंदर जो है इंसुलिन लेके जा रहे हैं। कीनिया के अंदर, घाना के अंदर, नाइजीरिया के अंदर और इस तरह की और बहुत सारी कंट्रीज में, इवन सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आई थिंक है कमिटमेंट थी राइट फ्रॉम डे वन हमारी मैनेजमेंट की ही, कि हम हर वो दवा पाकिस्तान के लिए लेके आएंगे जिसकी पाकिस्तान में ज़रूरत। जरूरत है। और ना सिर्फ उसको हम पाकिस्तान में लेके आएंगे बल्कि हम उससे को पाकिस्तान से बाहर भी लेके जाएंगे, जिससे हम एक्सपोर्ट्स करेंगे। एक्सपोर्ट करने के 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि जिन दवाइयों से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो इस मुल्क में वापस इन्वेस्ट किया जाएगा। और वो दवाइयाँ जो बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं, अगर हम उसमें खुद कफ़ील हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उससे जो हमें पैसा बाहर भेजना पड़ता है उनको परचेज़ करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म की जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कम से कम किया जाए। और रिसेंटली आपको पता है कि 2-3 साल में इंसुलिन की पाकिस्तान में किल्लत हो गई थी क्योंकि जो कंपनियां लेके आती थी बाहर से, तो वो किसी वजह से वो उन्होंने आज तक कभी क्लियर नहीं किया क्या वजह थी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इंसुलिन नहीं थी और आज भी उनकी इंसुलिन कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। नहीं मिलती, ऐसा ही है। तो इस पूरे दौरान में हम वाहिद कंपनी थे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इसकी सप्लाई को इस हद तक इंश्योर किया कि हमने अपनी एक्सपोर्ट को कम कर दिया ऐसा ही है। ताकि इस मुल्क के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसकी कैपेसिटी को हम पूरा कर सकें। और हमने पूरी कोशिश की कि हम उसको पूरा करें। आ, कोई कमी ना आए, कोई शॉर्टेजेस ना आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने किया और अभी भी हम कमिटेड हैं और हम अपनी इवन अब कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। फिर हमने बेसल इंसुलिन भी ऐड की अपने उसमें जो पेन के थ्रू हम लगाते हैं, वो भी हम लेके आ गए और इंशाल्लाह अगले चंद माह के अंदर हम पेन्स के अंदर ही सारी लाइंस इंसुलिन्स की लेके आ रहे हैं। मगर हम ये ज़रूर इंश्योर करते हैं और डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, ये इससे चाहे को इसको डोज करें ना, अगर ये समझते हैं कि ये बात सही है कि हमारी जो भी मेडिसिन हम ला रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो दूसरी जो नई अद्वियात आ रही है, तो हमारा कमिटमेंट ये है कि हम पेश सेफ्टी डेटा और एफिकेसी डेटा किए बगैर बची। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसुलिन के ऊपर जो है वो हमने क्योंकि जेनेरिक है, तो इसकी हम बायोइक्विवेलेंस भी हमने इसकी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा हमने कोई 300 मरीज़ों के ऊपर इसका एफिकेसी का ट्रायल भी कराया, जो कि वाहिद पाकिस्तानी इंसुलिन है जिसका लोकल पॉपुलेशन पे क्लिनिकल ट्रायल भी हुए। तो सही। जब ये सब चीज़ें आप करेंगे, लेकिन आप पहले तौर से ये श्योर कर लेंगे कि आप जो भी चीज़ बनाएँ, उसके अंदर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि वो चीज़ ना चले। सही। अच्छा सर, मुझे थोड़ा-सा ये भी बताएँ कि कितनी मिलीलीटर जो है वो सालाना पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है इंसुलिन? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख से तो कम नहीं होगा यूनिट्स। अच्छा। उसको अगर एमएल्स के अंदर हम ले लें, तो 10 एमएल या 3 एमएल का है तो आप लगा लें तो ये तो करोड़ों में चली जाएगी रिक्वायर्ड, मतलब जो यूसेज है। सही। 155 मिलियन एमएल के करीब इंसुलिन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल। सही। और कोविड के दौरान हुआ था ये मामला जो इस वक़्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं थी, 2019 में आई थिंक, और 20 के दौरान ये जो मामला हुआ था एकदम हाँ, रफली अचानक ही। 2021-22 के दौरान ये एक ग्लोबल चैलेंज आया। ग्लोबल चैलेंज आया था, हाँ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ज़्यादातर जो लो और मिडिल इनकम ममालिक हैं वहाँ पे ये कुछ शॉर्टेजेस आई थी। फिर कुछ सप्लाई चेन डिसरप्शंस की हुई थी दुनिया भर के। ऐसा ही है।
कोविड की वजह कोविड की वजह से। से उसका भी मसला था। पाकिस्तान में ज़्यादा मसला यूँ भी आ गया क्योंकि ज़ाहिर है हमारी हम काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल के आ रहे हैं, शायद अभी भी होंगे ही। सही। 2021-22 में तो बेतहाशा फाइनेंशियल क्राइसिस थी हमारे यहाँ। अ, यूएस डॉलर जो था वो बहुत मुश्किल से मिल रहा था। बहुत मुश्किल से मिल रहा तो है। उसकी वजह से ऑब्वियसली जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए एक चैलेंजेस आएँगे। ऐसा ही है। तो ये सारी वजूहात होंगी जिसकी बिना पे इंसुलिन की एक किल्लत हुई थी इस तरह। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने वो उस चीज़ को उस वक़्त मैनेज किया और सब इस चीज़ को थोड़ा-सा बता सकते हैं कि ज़ाहिर है हमारे पास वो सारी इंसुलिन तो नहीं थी उस वक़्त जो एडवांस इंसुलिन थी। लेकिन जो ह्यूमन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो है ज़ाहिर है इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसा ही वो है। हमने वो एक सही। अच्छा सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएँ इंसुलिन लगाने का सही तरीका क्या है? हमने देखा है बहुत सारे मरीज़ बाज़ू पे, मसल्स पे ही लगाते हैं सिर्फ़। अ, क्या तरीका होना चाहिए इंसुलिन लगाने का? ये हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएँ थोड़ा-सा। सही। उससे पहले थोड़े से पॉइंट जो फ़करम ने कहा कि मैं वो डिस्कस करूँ। तो एक तो ये कि हम मरीज़ को क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग इंसुलिन। तो जो अवामुन्नास है, इसको प्लीज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इस मैसेज को भले इग्नोर कर लें, मगर अवामुन्नास, आम आदमी ये समझे कि इंसुलिन दवा नहीं है। इट्स नॉट अ मेडिसिन। जब हम कहते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन, पहला कॉन्सेप्ट मरीजों तक और अवामुन्नास तक ये जाए कि इंसुलिन दवा नहीं है। सही। इंसुलिन प्रोटीन है, एक हार्मोन है। और इसलिए मैंने आम ज़बान के लिए मरीजों को समझाने के लिए कहना शुरू कर दिया कि इसीलिए इंसुलिन की गोली नहीं बनती, क्योंकि गोली दवा की बनती है। सही। इंसुलिन ग़िज़ा है, जैसे हार्मोन था, हार्मोन्स है। तो इसलिए उसकी गोली नहीं बनती। फिर आगे समझाने के लिए कहता हूँ कि जैसे हम अंडा खाते हैं, हज़म हो जाता है, मुर्गी का गोश्त खाया, हज़म हो गया, ऐसे अगर गोली बनेगी इंसुलिन की तो पेट में हज़म हो जाएगी, तो सही। काम कैसे करे? ऐसा ही है। एक तो ये मैसेज आपके इस चैनल के ज़रिए या इस प्रोग्राम के ज़रिए से जब आपने इतना बड़ा प्रोग्राम करा है कि अवामुन्नास को ये पता हो कि इंसुलिन दवा नहीं है। अब चूँकि दवा नहीं है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो केमिकल्स का होता है। अलबत्ता लोग पूछते हैं जी कुछ तो होगा, तो मैं कहता हूँ वो तो ऐसे ही है जैसे अगर आप पानी ज़्यादा पी लें तो पेट फूल जाएगा, पानी कम पिएँ तो प्यास नहीं बुझेगी। अब इसको साइड इफ़ेक्ट कहेंगे या नहीं कहेंगे तो इफ़ेक्ट है। तो ऐसे ही अगर इंसुलिन ज़्यादा लगा दी तो शुगर लो हो जाएगी, कम लगाई तो शुगर हाई रहेगी। हाई रहेगी। तो ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि इंसुलिन से लाखों में एक आदमी को एलर्जी हो जाती। तो ऐसे ही जैसे मेरे नवासे को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती, बाज़ों को पीनट से एलर्जी हो जाती। सही। तो जो भी फूड इंग्रेडिएंट है उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो पहला ये आपके ज़रिए से मैं मैसेज देना चाहता हूँ लाखों लोगों को, ये इंसुलिन दवा नहीं है, ग़िज़ा है। क्योंकि प्रोटीन है इसलिए हज़म हो जाती, हज़म हो जाए। क्योंकि हज़म हो जाती है इसीलिए उसका इंजेक्शन है, गोली नहीं बन पाती। और साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसलिए कि दवा नहीं है। ये 2-3 बातें मैं चाहता था कि पहले क्लियर कर। बाकी जो डॉक्टर फ़ोरम ने कहा कि हमने कोविड में कोशिश करी कि सप्लाई बाकी रहे और कंपनीज़ ने भी अपना-अपना रोल प्ले किया या कोशिश करी। तो कोविड के मामले में तो हम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, बहुत वजूहात से बहुत लकी रहे। बहुत लकीर है। तो ये दुनिया इसका डेटा मानती मानती। और हमारा कहना क्या है कि जैसे कोविड के अंदर आपने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डील करी, मोबिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, सब वही फॉर्म थी जिसको आज हम फॉर्म कहते हैं, वही फॉर्म, वही हुकूमतें थी, वही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन सब ने मिलकर अपना रोल प्ले किया। इस वक्त डायबिटीज़ एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, इमरजेंसी है। सही। 3 करोड़ 30 लाख लोगों को बीमारी है, 1 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जिनको किसी वक्त भी डायबिटीज़ हो जाएगी। 2 करोड़ के करीब लोग डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं। इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लेना चाहिए और इसमें सब स्टेक होल्डर्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब आप आ जाएँ कि इंसुलिन लगाते किस तरह हैं, इंसुलिन की टेक्नीक क्या है, क्या बाजुओं पे लग सकती है कि नहीं लग सकती? तो जवाब ये है कि जो बाजुओं पे लगती थी, ये किताबों में लिखा हुआ है, ये होता था और होना गलत नहीं है, लेकिन आइडियल नहीं, सही। मुनासिब नहीं। सबसे अच्छी साइट इंसुलिन लगाने की या तो जिसको हम पेट कहते हैं
नाफ से 1-1 इंच दाएं बाएं इस सारे हिस्से में लगाई जा सकती है। और जिसको हम थाई या रान कहते हैं, तो रान के अंदर सामने लगाई जा सकती है। ये सबसे अच्छे है। इसके अंदर रोटेशन साइड्स करवाते हैं ताकि भाई लोग 1-1 हफ्ते 2-2 हफ्ते जैसे पूरा सीक्वेंस बना दें, बदल बदल की जगह पे लगाएं, ताकि जो इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन है, ताकि इंसुलिन सही तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। सही। जब वो इंसुलिन जल्द होगी, जब सही से काम करेगी। बाकी इसी टेक्निक की और भी डिटेल्स हैं जो मेरे ख्याल में बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द प्रोग्राम है, मगर अब ये कई जगहों पे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा कहना ये है कि इतने करोड़ों मरीजों को डॉक्टर्स सिर्फ नहीं देख सके, तो आपके पास डायबिटीज़ एजुकेटर्स होने चाहिए, आपकी नर्सेज और पैरामेडिक्स ट्रेन होने चाहिए फॉर इंसुलिन और लोगों को गाइड करने के लिए। और इसके लिए हम कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, बल्कि हर पेशेंट को, पेशेंट के केयरर को प्रॉपर इंसुलिन लगानी आ जाए। सही। नाज़रीन, जैसा कि प्रोफ़ेसर बासित ने बताया कि सबसे अच्छा तरीका जो इंसुलिन लगाने का है, वो नाक के 1-1 इंच हटाकर साइड्स पे लगाया जा सकता है और थाइज़ पे भी लगाया जा सकता है इंसुलिन को। जगह थोड़ी-सी तब्दील करने के लिए इसलिए भी कि एक जगह लगा-लगा के जो है वो थोड़े से छोटी-सी गिल्टियाँ सी भी बन जाती हैं, तो थोड़ी-सी जगहों को तब्दील किया जाता है। तो नाज़रीन, कुछ और सवालात भी हैं, हम एक वक़्फ़ा लेते हैं, वक़्फ़े के बाद दोबारा जॉइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। कुछ और सवालात इंसुलिन के हवाले से वो हम दोबारा इसको शुरू करते हैं सवालात को, जो बड़े अहम सवालात हैं। ख़ास तौर पे इंसुलिन का दर्जे हरारत किस तरह मेंटेन किया जाता है? वो घर जहाँ रेफ्रिजरेटर मौजूद नहीं है, और क्योंकि आपको पता है कि आलूगी की वजह से टेम्परेचर दिन-ब-दिन रेज़ होता जा रहा है। अगर मैं कराची की ही बात करूँ, तो हीट वेव कराची में जून में या मई में लाज़मी होता है, और लाइट्स का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा आउट होता है। और अगर मैं खरपारकर की बात करूँ, तो 52, 53, 54 वहाँ आम बात है। तो क्या दर्जा है पर इंसुलिन को रखना चाहिए? और अगर मैं खरपारकर की बात करूँ या दीगर वो एरिया जहाँ रेफ्रिजरेटर मौजूद ही नहीं है, तो उस जगह इंसुलिन को किस तरह सेव करेंगे, ये हमारा बड़ा सवाल है। सर, मैं फिर एक दफ़ा आपकी तरफ आऊँगी। एक तो इंसुलिन का दर्जे हरारत क्या होना चाहिए? अगर आम घर में हम रेफ्रिजरेटर में भी रख रहे हैं, कुछ लोग उसको फ्रीज़र में भी रख देते हैं। दर्जे हरारत क्या होना चाहिए? और वो जगहें जहाँ रेफ्रिजरेटर है ही नहीं, और टेम्परेचर आपको पता है 52, 53, 54 कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। इसका हमें थोड़ा-सा बताएँ। सही। तो देखें, पहली बात तो फ्रीज़र की ले लें, वो आसान है। अगर आपने इंसुलिन को फ्रीज़ कर दिया, तो ये क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी। उसके बाद इसको अगर आप लगाएँगे तो इसकी एफ़िशिएंसी वो नहीं रहेगी, और पेनफुल भी बहुत होती है फिर। तो हम आम तौर पे रिकमेंड करते हैं कि अगर वो लोग जो फ्रिज अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनसे ये गलती हो गई कि फ्रीज़र में रख लिया, तो वो वाइल चेंज करना भी अफ़ोर्ड कर सकते हैं और वाइल चेंज कर लें। लेकिन जैसे आपने कहा, हमारे आम लोग फ्रिज में कहाँ रखें, तो जहाँ बटर कंपार्टमेंट है, एग्स कंपार्टमेंट है, वहाँ रख लें, तो बिल्कुल आइडियल जगह है रखने की। क्या कम फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं? तो जवाब ये है, या जैसे थरपारकर का और इलाकों का ज़िक्र कर रही हैं आप, हाई टेम्परेचर्स वाले, अगर फ्रिज नहीं है, तो जो वाटर कूलर होते हैं लोगों के पास, तो वाटर कूलर में हम ये कहते हैं, वाटर कूलर पे आपने देखा होगा, उसका ढकना खोलते हैं तो एक कप होता है अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। उस कप के अंदर पानी डाल लें और उसके अंदर वाइल रख दें। अब ये 24 घंटे तक ये वाइल इस इस वाटर कूलर के कप में रह सकता है, विथ कोल्डिश वाटर, ठंडा पानी हो लेकिन बर्फ ना हो।
बर्फ लगने से अगर वाइल फ्रीज हो गया तो फिर वही हो जाएगा जो फ्रीजर के अंदर मैंने बताया। अब किसी के पास वाटर कूलर ही नहीं है तो मटके में रख सकते हैं, सुराही में रख सकते हैं। और मटके और सुराही के अंदर रखने का टेम्परेचर, जब रूम में अगर मटका है तो चाहे हॉटेस्ट इलाकों में, जगहबाद में, मुल्तान में, थर पारकर में, अगर वो कमरे के अंदर है मटका तो उसका टेम्परेचर 28 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। ये बाकायदा टेस्टेड है और ये पब्लिश्ड है। अफ्रीका वगैरह के अंदर तो जानवरों की खालों में पानी लेके, जहाँ मटका सुराही नहीं है, उसके अंदर भी रखा जा सकता है। तो ये आपका सवाल बहुत वैलिड है। और आम तौर पे लोग ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ फ्रिज ही नहीं तो हम दवाइयों पे रहें। इंसुलिन शैल बी टेकन एज वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस। इंसुलिन को तो बहुत जल्दी सोचना चाहिए, डॉक्टर की तरफ से भी और मरीज की तरफ से भी। सिर्फ एक कबाहत होती है, जो हमारे यहाँ मेजर लोग चूँकि टाइप 2 डायबिटिक हैं, इंसुलिन का अपना रोल है और दवाइयों का अपना रोल है। तो आम तौर पे कॉम्बिनेशन पे जाना चाहिए, यानी इंसुलिन प्लस दवाइयाँ। तो बाकी मैंने जहाँ से वहाँ पे आ जाए दोबारा मटके पे, सुराही पे। अगर ये मटका धूप में नहीं रखा हुआ, यानी बाहर सूरज में, सहन में, बरामदे में नहीं रखा हुआ, पानी के अंदर, कमरे के अंदर है ये इंसुलिन, तो ये 20 दिन, 22 दिन, 28 दिन इसी पानी के अंदर चल सकती है। अलबत्ता कूलर हो या सुराही मटका हो, पानी कोशिश करके रोज़ाना चेंज करेगी। अगर एक ही पानी 6-7 दिन हो गए तो ऐन मुमकिन है कि टेम्परेचर रेज हो जाए। सही। मट्टी का बना है ना, केले का। अगर ये रूम में है और 20 दिन तक भी पानी चेंज नहीं किया, रूम में है ना, इसका टेम्परेचर उसूलन एलिवेट नहीं होना चाहिए। जब तक सनलाइट स्ट्राइक नहीं करेगी, जब तक उसका टेम्परेचर एलिवेट हो जाए। ज़रा करेक्शन कर ले पूछ। सही। अच्छा, एक चीज और, सीधी सी सवाल की बात करी है, मटके में पानी मौजूद है, उसके अंदर इंसुलिन भी होनी चाहिए क्या? या क्योंकि ऊपर उसके निकालने के लिए होता है। वो वॉल्व सिस्टम होता है, वो तो रबर होता है, वो सिरिंज के जाने आने से कोई ओपनिंग नहीं हो जाती। और चूँकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 किस्म के लोग इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक आर और एन, एक ज़रा तेज़ काम करने वाली रेगुलर और एक बेसल। तो उनका फ़र्क करने के लिए हम ये कहते हैं कि 2 मुख्तलिफ रंग के धागों के साथ अंदर। क्यों? अगर आपको ये पता चल जाए कि इंसुलिन पसंद अब एक्सपायर हो गई है, तो जो पानी वाली इंसुलिन थी आर, उसका अंदर का कलर बदल जाता है, वो भी दूधिया बन जाती। तो अगर दोनों वाइल अंदर एक ही रंग के तागे से डाले रहे तो हमें नहीं पता चलेगा कौन सी आर है कौन सी एन है। तो रेगुलर इंसुलिन को एक कलर के धागे से डाला जाए और न्यूट्रल इंसुलिन को एक कलर से। और हम मरीज़ को समझाने के लिए कहते हैं कि लाल तागा रेगुलर पे बांधें, एक तो रेड है और आर है, एक है कि ये वार्निंग साइन है, ये तेज़ काम करने वाली, और ये कि इसका कलर चेंज होगा, ये एन का कलर चेंज होगा अगर एक्सपायर भी हो, तो उसको वाइट तागे से बांध। सही। परत मैं ईदा पुख्य राखी कर पाऊँ, मुझे बताएं, इंसुलिन मेडिकल स्टोर्स भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी टेम्परेचर रेस होता है और लाइट्स का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किस तरह पता चलता है कि इंसुलिन का कलर चेंज हुआ है या इंसुलिन एक्सपायर हो गई है, वो थोड़ा सा हल क्लियर करें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो इस वक्त एक चैलेंज है हमारे यहाँ, वो ये है कि इंसुलिन हर जगह अवेलेबल नहीं है। और उसकी ना अवेलेबिलिटी होने की वजह ही ये है कि जब आप इंसुलिन, मतलब हर जगह से बता दिए कि हर फार्मेसी पे अवेलेबल नहीं है। और वो इसलिए नहीं होती क्योंकि हर फार्मेसी अपने पास रेफ्रिजरेटर नहीं लगता। जो गाइडलाइंस हैं गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो ये कहती हैं कि चाहे गोली हो या गोली से आगे वैक्सीन हो, इंसुलिन हो, कुछ और हो, तो मिनिमम 25 डिग्रीज या रूम टेम्परेचर तो आपने रखना ही है वहाँ। ठीक है। सो हमारे यहाँ एक थोड़ी सी चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी अनरजिस्टर्ड फार्मेसीज हैं इस मुल्क में जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इस वजह से हर दुकान पे तो अवेलेबल नहीं, हर दवाई की दुकान, हर केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं है। अब जिनके पास अवेलेबल है वो ज़ाहिर है उनके पास रेफ्रिजरेटर का होना लाजमी है, वो उसमें रखेंगे कि उसको स्टोर करें, क्योंकि उनके पास कब तक रहती है और वहाँ से मरीज़ के पास कब तक जाती है। मरीज़ के पास तो जब इंसुलिन चली गई तो मरीज़ को मिलनी है, उसने डिपेंडिंग ऑन के वाइल है, पेन है, उसका 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते 3 हफ्ते में इस्तेमाल हो जाना है। ठीक है। मगर फार्मेसी में तो वो पड़ी रहेगी जब तक वो नहीं आगे जाएगी, तो फार्मेसी के पास तो
लाजमी है होना। अब लाइट जाती है, बैकअप जनरेटर का होना ज़रूरी है। अगर बैकअप जनरेटर नहीं होगा और रखा हुआ है तो फिर जाहिर है वो उसमें भी चैलेंज आएगा। सो पाकिस्तान, अच्छा, जो गाइडलाइंस है डॉक्टर साहब वो तो यही है कि डिस्पेंस करने वाला जो है वो फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा तो उसको पता है कि जी मैंने किस तरीके से क्या गाइडलाइंस, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो सिर्फ प्रिस्क्राइब नहीं करते, उनको समझाना भी पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि केमिस्ट के पास जाएंगे तो शायद वो गाइडलाइन ना मिले। मगर दुनिया की प्रैक्टिस ये है कि केमिस्ट हमेशा डिस्पेंसिंग करते वक्त बताता है। कुछ अच्छी फार्मेसीज में आज हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसको हम ये मतलब जो लोग पेशेंट्स हैं जाहिर है ये उनके लिए प्रोग्राम है, तो उनको ये पूछना चाहिए। सबसे पहला सवाल दे शुड आस्क फ्रॉम द डॉक्टर एज वेल एज द केमिस्ट कि भाई ये इंसुलिन आप दे रहे हैं तो अब मुझे थोड़ा बता दें इसके बारे में। उनको पता होना चाहिए कि भाई जैसे भी डॉक्टर साहब ने कुछ गाइडलाइंस दे दी कि वो उनको बताएं, तो उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है। सो मरीजों को ये पूछना चाहिए, या उनके जो भी लवाकिन उनके साथ है, फैमिली मेम्बर्स जो उनके लिए ले रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, पता कैसे चलता है एक्सपायर हो जाए? उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, उसको जो रख रहा है और डिस्पेंस कर रहा है उसको पढ़ के देना चाहिए, बताना चाहिए। अब फर्ज करें पेशेंट के पास आ गई है इंसुलिन, तो जैसे एक तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक इंसुलिन तो ऐसी है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। वो जैसे ही उसका कलर टर्बिड हो जाएगा, टर्बिड से मुराद दूधिया हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगी। जो दूसरी इंसुलिन है वो जो है वो होती ही थोड़ी सी ज़रा दूधिया कलर की है, या जो प्रीमिक्स इंसुलिन आती हैं वो दूधिया होती हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको देख के पता चल जाएगा कि ये एक्सपायर हो रही है। वहाँ पे लाज़िमन ये है कि उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है उसका पढ़ना लाज़िमी ज़रूरी है। अगर इस्तेमाल करने वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो ये जिम्मेदारी उस डिस्पेंसर की बनती है कि वो उसको बता दे कि ये इतने महीने के बाद इस्तेमाल नहीं है। इस वक्त और कोई सोल्यूशन मेरी नज़र में तो नहीं है, मगर क्योंकि मैं पेशेंट इंटरफेस नहीं करता तो मैं और कोई और टेक्निक नहीं बता सकता। वो डॉक्टर साहब अगर कुछ बता सके इस मामले में तो। इसमें एक्सपायरी की डेट के बारे में, लेकिन आपने मटके में डाल दी फॉर एग्जांपल या वाटर कूलर के, तो डिब्बा ही फेंक दिया। अब तो वाइल है बेचारे पास, और वाइल पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। तो आम तौर पे 90% केसेस में आपको पेशेंट नहीं तो उसका केयरर या जैसे फार्मेसी वाला या उस मोहल्ले में कोई एड नर्स वगैरह मिल जाता है जो गाइड करता है कि एक्सपायरी कब है। और सच बात यह है कि हमें कई दफ़ा ऐसे इलाकों के मरीज़ों से उस वक्त पता चलता है कि इंसुलिन एक्सपायर हुई हुई है जब मरीज़ की शुगर अचानक से 400 रहने लगी। तो जैसे ही मरीज़ आपके पास आता है वो कहता है डॉक्टर साहब अचानक एक हफ्ते से शुगर बढ़ी है, तो हम पहला सवालों में से एक सवाल ये करते हैं कि तुम्हारी इंसुलिन तो एक्सपायर नहीं हो गई या बाहर तो नहीं पड़ी रह गई। तो ये एक आम सवाल है। एक्सपायर्ड इंसुलिन अगर मरीज़ लगा ले 1-2 हफ्ते की एक्सपायरी, तो सिर्फ यही नुकसान है, इसलिए प्लीज़ कि शुगर लेवल बढ़ेगा, तो डरें भी नहीं। ये ना हो कि लोग कहेंगे मैं एक्सपायरी का नहीं पता चलता तो ले नहीं। ये ऐसा नहीं है कि इंसुलिन की एक्सपायरी से खुदा ना खास्ता मरीज़ की एक्सपायरी का ताल्लुक है, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कितने महीनों और सालों बाद वो प्रोडक्ट ऐसा डेंजरस होगा खुदा ना खास्ता कि वो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट करे। तो बहुत रीज़नेबल चांस ये है कि अगर एक्सपायर्ड इंसुलिन मरीज़ ने लगाई तो उसकी शुगर अचानक बढ़ेगी, और वो हमारे लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है इन इन आउटरीच इलाकों में, गरीब इलाकों में, जहाँ और कोई सूरत ना हो देखने की कि इंसुलिन एक्सपायर्ड तो नहीं है। इसमें एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन डॉक्टर साहब, अगर बाइल पे एक्सपायरी छपी हुई होती है या वो तो हाँ उसके बगैर तो प्रोडक्ट नहीं आगे जाएगी। तो ये तो है कि वाइल पे जो लेबल लगा होता है उसके पीछे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। अगर तो पानी में चला गया। हाँ अगर बिल्कुल वाइल उतर गया, मतलब अर्ज यही अच्छा ओके, पूर्ण में तो सिरे आता है सही लेबर सही से, हाँ इसलिए क्या। अच्छा, दूसरा आई थिंक इसमें एक चीज़ जो आपके लिए जो बताना मेरे ख्याल है मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो ये कि डायबिटीज़ एजुकेटर्स का एक इम्पैक्ट है, और आप क्योंकि नेशनल डायबिटीज़ एजुकेटर्स ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी आपने आप उसके फाउंडर हैं, तो हमारे यहाँ और आप उसमें कुछ काविशें भी कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रोग्राम हम लाखों लोग देखेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा
मैं खुद नहीं बताना चाह रहा क्योंकि वो प्रोग्राम हाकिम का है, मगर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये असल में पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है कि डायबिटीज़ एजुकेटर्स होते हैं जो डॉक्टर्स के साथ भी देखते हैं, डॉक्टर्स के बगैर भी मरीज़ देखते हैं, और रोज़ाना सुबह दोपहर शाम मरीज़ के हज़ारों सवालात आ जाते हैं बीच बीच में डेली लाइफ में, जिसके लिए डॉक्टर को अप्रोच करना ज़रूरी नहीं और डॉक्टर अप्रोचेबल भी नहीं है। तो आसान ये है कि आपके पास डायबिटीज़ एजुकेटर्स होने चाहिए, जिसको मैंने आइडिया दिया था, और हम डिप्लोमा इन डायबिटीज़ एजुकेशन भी कराते थे। और फिर हमने ये नेशनल एसोसिएशन बनाई, और अब हम जैसे फोरम कह रहे हैं, हम नेशनल डायबिटीज़ नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, जिसमें 3000 एजुकेटर लेड क्लिनिक्स हों, जहाँ सिर्फ एजुकेटर हो और मरीज़ आ जाए, वहाँ डॉक्टर ना भी हो, तो सारा टेली हेल्थ के ज़रिए से मेरी सेहत एक एनजीओ है, उसके साथ कोलैबोरेट करके प्रोग्राम लेके चलना चाहते हैं। तो जहाँ एजुकेटर मरीज़ को देख ले और डॉक्टर से राब्ते में हो, ऐसी 10-15 क्लिनिक्स एक डॉक्टर सुपरवाइज कर सकता है। तो मरीज़ की कैफियत देख के, उसकी शुगर रीडिंग्स देखकर, उससे बात करके, यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन सेंटर से जनरेट होगा, जो डिस्पेंस वो एजुकेटर कर सकेगा। और हम इस पे इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जहाँ इतनी गुर्बत है, जहाँ इतने और मसाइल हैं, वहाँ ये कि गरीबों को भी ऐसी डायबिटीज़ हो रही है जैसे अमीरों को होती है। तो ये अमीरों की बीमारी नहीं रहे, ये पूरे पाकिस्तान की बीमारी है। और उसकी मेन वजह क्या बनी? उसकी मेन वजह ये बनी कि गरीब गांव में तो रहता है और गरीब है, लेकिन अब जब मेहमान आता है तो वो लस्सी नहीं पिला पाता, वो भी कोल्ड ड्रिंक ही पिलाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और पहले जो देहात वाले मगरिब पे खाना खा लिया करते थे, इशा में सो जाते थे, अभी इंटरनेट कैफ़ेज़ वगैरह की वजह से वहाँ गरीब भी 12 बजे और 1 बजे सो रहा है। और इतनी मैकेनाइजेशन हो गई कि साइकिल या मोटरसाइकिल हर घर में पहुँच गई। तो एक लाइन से अच्छा है कि फ्लोरिशिंग सोसाइटी है, लेकिन उसका रिपरकशन ये है कि डायबिटीज़ अब गरीबों में पहुँच गई। उसके लिए हमें ज़रूर वो इंतज़ामात करने चाहिए जिनसे इन गरीबों को सस्ते सस्ते अंदाज में वही केयर मिल जाए जो अमीरों को शहरों में मिलता है। नेशनल डायबिटीज़ नेटवर्क इसका नाम रखा है, NDN। अभी भी इसी मीटिंग के सिलसिले में हम जमा हुए थे, और ये 7-8 साल का आइडिया है जो अब माशाल्लाह जिसको कह सकते हैं अमली जामा पहनने के करीब या पहुंचने के करीब है इंशाल्लाह। सद्दास में मैं मैसेज चाहूंगी साहब से, मैसेज यही है केयर पे आपको बहुत ताकत। मैसेज यही है कि अगर, क्योंकि प्रोग्राम डायबिटीज़ और इंसुलिन के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने शुरू में एक बात की थी, मैं उसको अगर इनकी इजाज़त से उस चीज़ को मैं कह देता हूँ, ये कुछ और कह देंगे। वो ये कि डायबिटीज़ जो है अब प्रिवेंटेबल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ अगर हो गई है तो रिवर्सल पे भी जा सकती है, और उसके करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको रोज़ाना वर्जिश करनी है, मिनिमम 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से, और कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड्स लाइक चावल, रोटी, इसके इस्तेमाल को इस तरह से करें, इसको ऐसे यूज़ करें कि जितना खाएं वो हज़म कर लें, सही। ठीक है। तो जब हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए काम करेंगे या कंट्रोल में रखने के लिए काम करेंगे, तो फिर ये तकलीफ नहीं होगी कि जो लोगों को हो जाती है। वो मसला डायबिटीज होने का एक अपनी जगह है, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला। ठीक है। सो डायबिटीज के साथ तो लोग जिंदा भी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं और फिट रहते हैं, लेकिन अगर वो डायबिटीज को नहीं कंट्रोल करेंगे और सिर्फ अद्वियात से लगा के खा के डायबिटीज नहीं कंट्रोल होती, हमें साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ती हैं, और उनमें आसान चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी, मगर ये उस वक्त ना करें जब हो जाए, ये अभी से करें अगर अभी नहीं है। इन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया है दुनिया भर में, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, उसके हिसाब से हर 5वां शख्स या तीसरा शख्स पाकिस्तान में, तीसरा शख्स जो है वो पाकिस्तान में डायबिटीज उसको हो सकती है। तो हम कहाँ जाएंगे? 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, कहाँ जाएंगे अगले 10 सालों में अगर ये सारे काम नहीं किए? तो दवाइयाँ खाने से सिर्फ बीमारी नहीं कंट्रोल होती। तो उसके लिए मेरा मैसेज यही है तमाम लोगों को कि ठीक है, ये सारी हम काविशें कर रहे हैं, कंपनियां कोशिश करती रहेंगी, बेहतर से बेहतर अद्वियात आती रहेंगी, सब होता रहेगा, मगर सारा पैसा दवाओं में लगा देंगे तो मुल्क की खुशहाली के ऊपर क्या काम हो? एक हेल्दी वर्कफोर्स कहाँ से आएगी?
इस मुल्क को हेल्दी वर्कफोर्स की ज़रूरत है, बीमार लोगों की ज़रूरत नहीं है। सो वर्जिश करें, अपनी खुराक को कंटेन करें, कोशिश करें मीठे से दूर रहें। इन्होंने ही कहा है और मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, जितनी शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स हैं उसको इतना महंगा बना दें कि वो आम आदमी के एक्सेस से दूर हो जाए। हमें ज़रूरत नहीं है मीठे की, ठीक है, मीठा जितना चाहिए उतना मिल जाए, उसके बगैर भी जिंदा रह सकते। सर बाकी इंडोर्स कर देंगे। सर आपकी तरफ आऊंगी मैसेज। आप 3 बातें इसमें कहनी है। एक, जिनको डायबिटीज़ हो गई उनके लिए कि डायबिटीज़ को बहुत बड़ा हवा ना बनाएं, ऐसी बीमारी ना बनाएं कि इसको अपने पर हावी कर लें। डायबिटीज़ के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और जो डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं 35 साल से डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो जो मरीज़ मुझे 35 साल पहले दिखाना आया था, माशाल्लाह अभी भी हयात है, चल फिर रहा है। तो इसका मतलब है, इसको प्लीज़ ये समझिए पॉजिटिव मैसेज कि डायबिटीज़ कंट्रोलेबल है। आपने डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर लिया, आप ये चीज़ों से बच गए, आप बिल्कुल नॉर्मल हयाती जिए इंशाल्लाह, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे खुर्रम कह रहे हैं, असल तो ये कि बाकी कौम डायबिटीज़ से बच सके, तो बचने के लिए चीज़ें तो इन्होंने बता दी। मैंने बहुत आसान अब अवामुन्नास के लिए मैसेज बनाया हुआ इस बारे में कि वज़न असल है आपका, वज़न वेट, जिससे डायबिटीज़ का ताल्लुक़ है। हमारे पाकिस्तान में उमूमी तौर पर 5 से 6 फीट का कद होता है। 5 फीट से छोटे कद वाले बहुत कम है, 6 फीट से ज़्यादा कद वाले भी बहुत कम है। 10% पॉपुलेशन होगी, 90% लोग 5 से 6 फीट के कद वाले। अगर किसी का कद 5 फीट है तो उसका वज़न 50 किलो होना चाहिए, 50 किलो। और अगर उसका 6 फीट है तो उसका वज़न 70 किलो होना चाहिए। 50 से 70 के दरमियान अगर उसका 5.5 है तो फॉर एग्जांपल 60 किलो होना चाहिए। अब इसी को लगा ले, तो जो 70 किलो से ऊपर है, ये वज़न कम कर ले, डायबिटीज़ नहीं होती। वज़न कम करने के तरीके खुर्रम ने बता दिए। अगर हाइट 6 फीट है तो 70 किलो से कम वज़न होना चाहिए, अगर 5 फीट है तो 50 किलो से कम होना चाहिए। ये सबसे आसान पैरामीटर है डायबिटीज़ से बचने का। और तीसरा हमने वो बताया जो रैपिड स्कोर है, 30 सेकंड में हर बंदा ये जान सकता है कि मैं डायबिटीज़ के करीब पहुंच गया हूँ कि नहीं। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो 0 लिख लें, 40 से 50 है 1 लिख लें, 50 से ऊपर है तो 3 लिख लें। एक सवाल का ये जवाब है, ये नंबर हो गया। दूसरा, फैमिली में डायबिटीज़ नहीं तो 0 लिख लें, अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो 1 लिख लें, ये दूसरा सवाल हो। तीसरा, कमर की पैदाइश, जहाँ सबसे ज़्यादा हैवी है कमर, अगर वहाँ मर्द हैं और 35.5 इंच से कम है तो 0 लिख लें, 35.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 लिख लें, और ख़वातीन है तो 31.5 इंच से कम है 0 लिख लें, और अगर 31.5 इंच से ज़्यादा है तो 2 लिख लें। अब ये 3 सवालों का स्कोर आ गया है। अगर 4 या उससे ज़्यादा स्कोर है तो आपको डायबिटीज़ है या होने वाली है, प्लीज़ डॉक्टर पास से रहिए। बस ये आसान तरीका। बेहतरीन आपने तरीके बताया इसका। बहुत शुक्रिया सर बासित आपका। वक्त देने का। बहुत सारे सवालात अभी भी थे हमारे पास जो हम प्रोसीड कर सकते हैं, खासतौर पर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और कॉम्प्लिकेशन के वाले से। डॉक्टर खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गैस फार्मा बुलाया और इंसुलिन के बारे में हमें बड़ा ब्रीफली बताया, क्योंकि हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि हम इंसुलिन पे जो है हम इस वक्त हम ना सिर्फ बरामद कर रहे हैं बल्कि हम खुद कफील भी हैं इंसुलिन पे। और शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने का। नाज़रीन, मैं इस हवाले से, डायबिटीज़ एक ऐसा चैप्टर है कि इस पे अगर 6 से 8 घंटे भी बात की जाए मेरे ख्याल से कम होगा, क्योंकि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी चीज़ें हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, पेशेंट को क्या एहतियात करनी चाहिए, अगर उसके पाँव में कोई ज़ख्म हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए, जूता किस तरह का पहनना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ पे बात की जा सकती है। लेकिन बहुत अहम चीज़, क्योंकि हमने बहुत सारे मरीजों से और जो इंसुलिन इस्तेमाल करते थे उनसे हमारी बातचीत हुई और उनके बहुत सारे सवालात थे जो आज हमने अपने माहिरीन से वो सवालात लिए। और एक बहुत बड़ा गैप आया था उस बार 2019 की और 20 की और 21 की मैं बात करूं कि इंसुलिन एकदम मार्केट से गायब हो गई थी और वो मरीज इतने ज़्यादा परेशान थे। हमने खुद मेडिकल सोर्स पे देखा कि लोग जब इंसुलिन लेने आ रहे थे वो बहुत परेशान थे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि गैस फार्मा ने वो इस सिचुएशन को हैंडल किया और अपनी बरामदात रोक कर और यहाँ पाकिस्तान में जो मरीज थे उनका ख्याल किया और उनको
जो है वो इंसुलिन फराहम की। बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं सालों से ये बात सोच रही थी कि पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी हो जो इंसुलिन बनाए और इंसुलिन पे काम करे। और ना सिर्फ इंसुलिन पे काम करे बल्कि गैट्स फार्म के बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि लोगों की सेहत का ख्याल रखना ये अपना अपलीन पर समझते हैं। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए हम एक बार फिर जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेहमानों का, और फिर एक बार फिर हम जहमत देंगे कॉम्पिटिशन के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।